हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम फॉर जेईई, एमएच, सीईटी और बिटसेट जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका पार्ट 1 होगा। आप सबको पता है कि जेईई मेंस और कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इन लेसन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ेंगे और उसमें कुछ सवाल भी करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अतुल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 1। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। A quadratic polynomial fx when equated to 0 is called quadratic equation. ओके, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी एक इक्वल वैल्यू, यानी हम इसे इक्वल कर देते हैं 0 के साथ, तो वो पॉलिनोमियल क्या बनती है? इक्वेशन बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। हमें पता है पॉलिनोमियल मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी वेरिएबल के यूज करते हुए हम बनाते हैं, जिसमें कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, और वो सभी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे सभी जो टर्म्स होते हैं उनको हम प्लस और माइनस से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए कि कोई px नाम की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है या हाईएस्ट पावर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो होता है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम हाईएस्ट पावर 2 करेंगे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे a होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट मतलब ये एक नंबर जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, और ax स्क्वायर को हम लीडिंग टर्म भी कहते हैं, जिसमें डिग्री की टर्म इंक्लूड होती है। अब डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर आप देख सकते हो 2 है, और 2 पावर है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल में हम एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिखेगी bx जो होती है वो लीनियर टर्म होती है, क्योंकि इसका पावर आप देख सकते हो 1 है, और c होती है एक कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी पॉलिनोमियल जब हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिखे, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो ये लीडिंग कोएफिशिएंट होता है a इज नॉट 0 एनीमोर। क्यों भाई, a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है? आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखिए कि अगर a का वैल्यू 0 हो गया, तो ये ax स्क्वायर जो टर्म है वो 0 टाइम्स x स्क्वायर, मतलब ये 0 बन जाएगी, ऑब्वियस बात है। और अगर ये 0 बन जाए तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी एक लीनियर पॉलिनोमियल में, bx प्लस c। अब इसकी डिग्री हो गई 1। अब अगर इसकी डिग्री 1 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ऑब्वियस बात है। इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जो लीडिंग टर्म होती है ax स्क्वायर, इसमें a जो कोएफिशिएंट होता है लीडिंग कोएफिशिएंट मे नॉट बी 0। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया, इसका मतलब अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, सॉरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी को अगर हम 0 के साथ इक्वेट कर दे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट ए होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन सा? यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि इसमें ये जो मिडल टर्म होती है bx, जो जिस टर्म को हम ये कहेंगे कि टर्म कंटेनिंग फर्स्ट डिग्री। अब ये देखिए फर्स्ट डिग्री मतलब यहाँ पावर 1 है। ओके, तो अगर यहाँ पे bx की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, मतलब ये पूरी टर्म ही 0 हो जाती है, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? ax² प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पावर 1 वाली टर्म है वो यहाँ से अब गायब हो गई। ओके, एब्सेंट हो गई। तो इसलिए जब भी हम पावर 1 वाली टर्म को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं या वो वहाँ से एब्सेंट हो जाती है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम प्योरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। प्योरली क्वाड्रेटिक, देखिए मतलब ये क्वाड्रेटिक है और प्योर क्वाड्रेटिक है। इसमें दूसरी टर्म जो डिग्री टर्म होती है पावर 1 वाली वो एब्सेंट होती है। अब इसका जो दूसरा टाइप होता है अनअफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अनअफेक्टेड का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी टर्म जो होती है वो एब्सेंट नहीं होती है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसमें a b c ये सब बिलोंग्स टू c। अब इसका मतलब क्या है? a b c बिलोंग्स टू c। c होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें a और b ये दोनों भी 0 नहीं हो सकते। क्या हम देख सकते हैं कि प्योरली क्वाड्रेटिक में a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, उसी तरह अनअफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² और bx ये दोनों भी टर्म 0 नहीं हो सकते। ओके, आई होप आपको ये दो टाइप समझ में आ गई है। अब जो मेन थ्योरी है वो आगे और डिस्कस करते चलेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट का मतलब क्या है? रूट को हम पॉलिनोमियल के लैंग्वेज में मान ले 0 भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ओके, मान लिया हम एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे x², ठीक है, x² प्लस 0x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने टाइप पढ़ी थी। क्यों भाई, क्यों प्योरली क्वाड्रेटिक है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि x² यहाँ पे है, लीडिंग कोएफिशिएंट है, लेकिन ये जो 0x है वो एब्सेंट है। ओके, तो अगर हमें क्या करना है, x की आप वीडियो पॉज करके ऐसी वैल्यू हमें बताइए जिससे इसका जो RHS है वो 0 को इक्वल हो जाए, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, अब बताइए क्या हो सकती है यहाँ पे x की वैल्यू? चलिए देखते हैं। x², अब ये 0x हम नहीं लिखेंगे, x² माइनस 1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब x² को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा +1। इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा +-1, क्योंकि +1 और -1 दोनों का भी स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे x की हमें दो वैल्यू मिली है, एक +1 और एक -1। अगर हम ये +1 और -1 यहाँ x की जगह पे रखते हैं तो मान ले अगर हम यहाँ पे x की जगह पे +1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 1² प्लस 0 × 1 -1। देखिए जहाँ पे भी x है हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू एज 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 0 -1, अगेन 1 -1 बिकम्स 0। तो इसका मतलब क्या है? ये अगर पॉलिनोमियल है यहाँ पे इसकी इक्वल वैल्यू 0 बन गई है फॉर x इक्वल्स 1। अगर आप x का वैल्यू -1 भी रखते हो तो ये अगेन 0 बनेगी। इसलिए जो ये 1 और -1 है इसे हम कहते हैं
रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ x की वो वैल्यू होती है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में ज्यादा पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहां पे देख सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये एक जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। आपको पता है हमने इसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं या फॉर्मूला मेथड कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं, मतलब उसका सोल्यूशन निकालना है, तो हमें बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे आने चाहिए। इसमें से दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हमने 8th स्टैंडर्ड में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के नाम से भी पढ़ा था। और दूसरी एक मेथड है जिसे हम हिंदू मेथड या श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। अब ये श्रीधराचार्य मेथड जो है, शायद आपको इसका नाम पता ना हो, लेकिन इसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, ये फॉर्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। देखिए आज जो ये पार्ट 1 है, इसमें बहुत हम बेसिक बातें कर रहे हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक का जो मैथ था वो ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए ये फॉर्मूला हम सबको पता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है x का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। तो इसमें ये एबीसी क्या है, ऑब्वियसली ये एबीसी हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाले हैं। तो ये जो एबीसी आपको इस फॉर्मूला में दिखते हैं, ये यही है a, b और c। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा ये क्या है, इसके दो रूट्स है। अब रूट का मतलब हमने अभी के पिछले स्लाइड में देखा था कि रूट x की ऐसी वैल्यू होती है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में ये जो a, b और c कोएफिशिएंट दिखते हैं वही हमने इस फॉर्मूला में यूज किए हैं। अब हमें पता है कि इसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन की। इसका मतलब इसे मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। देखिए हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। इसका मतलब क्या है कि ये अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट्स 2 ही बनेंगे। अब ये 2 रूट्स को हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नाम दिया है अल्फा बीटा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा बीटा जैसे हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, जिसे हम पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कुछ साइंस देते हैं, उसके साथ इसे कंफ्यूज मत करना। अल्फा बीटा सिर्फ रूट्स को दिए हुए नाम है। ओके, तो आप किसी भी एक रूट को अल्फा या दूसरे को बीटा कह सकते हैं। तो ऐसा आप ना सोचे कि इसमें ये जो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आता है उसे हम अल्फा कहेंगे, या यहाँ पे जो ये निगेटिव साइन आता है उसे हम बीटा कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप दोनों में से किसी को भी अल्फा और बीटा कह सकते हो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको कभी डेरिवेशन लगेगा तो मैं इससे एक अलग वीडियो बना दूंगा। आई होप कि ये जो दो मेथड्स है, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड है और ये दूसरी श्रीधराचार्य मेथड है, अगर हमें बहुत जल्दी से आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है, रूट्स निकालने हैं, तो ये श्रीधराचार्य मेथड जो है, हिंदू मेथड जो है, ये बहुत हेल्पफुल होती है। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये दोनों मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे और यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हिंदू मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों मेथड से यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये जो लीडिंग टर्म होती है और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 3x स्क्वायर और प्लस 1, 3x स्क्वायर और प्लस 1 का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर पॉजिटिव में बनेगा। क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव 3x स्क्वायर है और ये पॉजिटिव 1 है, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3x स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडिल टर्म के बराबर हो, यानी नेगेटिव 2x के बराबर हो। अब ये कैसा होता है, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं और इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए
कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर के अगर हमें 2 चाहिए तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 1, 3 1 आर 3, 3 एकम 3। अब देखिए पॉजिटिव 3 अगर हमें लाना है और यहाँ पे आंसर निगेटिव लाना है तो इसका जवाब कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें इसका जो प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है और इसका जो सम है वो निगेटिव लाना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर हमें 3 और 1 दोनों को भी 3x और 1x दोनों को भी पॉजिटिव साइन दे देता हूँ, सो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट तो 3x स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 1 मिला के पॉजिटिव 4 बनेगा, लेकिन हमें यहाँ तो निगेटिव 2 चाहिए। ऑब्वियसली अब हम इसे इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 के ये 2 फैक्टर निकालने को जाए तो क्या बनेगा तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसे निगेटिव 2 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड में करते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमें इसके सीधे सीधे फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है उसके कुछ लिमिटेशंस है, तो इसलिए हमने फॉर्मूला मेथड निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 ये टर्म लेंगे, जिसमें हम ABC को डिफाइन करेंगे। A 3 है, B का वैल्यू बताइए -2 और C का वैल्यू +1। अब हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम ABC की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा x इक्वल्स -b का मतलब है ये माइनस और ये -2 बनेगा +2 अंडर रूट b स्क्वायर मतलब है -2 का स्क्वायर बनेगा 4 -4 इंटू a का वैल्यू है 3 और यहाँ पे c का वैल्यू है +1 और नीचे बनेगा 2a मतलब 2 इंटू 3। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये बनेगा 2, ये प्लस माइनस 4 माइनस 12, ठीक है 4 माइनस 12। अब इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 माइनस 12 जो बनता है वो होता है -8/6। अब अंडर रूट -8 ये जो नंबर होता है ये नॉट डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव का नहीं ले सकते हैं और इसीलिए हमारे जो रूट्स होंगे, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सवाल हमने लिया था हम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके फैक्टर क्यों नहीं निकाल पाए। इसका कारण यही है कि इसमें कुछ इमेजिनरी रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए हम इसके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जानबूझ के सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया था जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि मेथड्स किस तरह से वैरी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे जेईई में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे हम, हाँ ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कुछ नेचर होता है, हम जिस तरह से रहते हैं बोलते हैं वो हमारे एक नेचर का पार्ट होता है, हमारा वर्तन का पार्ट होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनका भी जो रूट्स होते हैं ये रूट्स का एक नेचर होता है। अब ये नेचर हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देखिए फिर एक बार इसे हम रिवाइज करते हैं। मान ले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हमारी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सबसे पहले हम टर्म निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की टर्म हम निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशंस में होता है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट एक नंबर होता है जिसे हम डेल्टा या डी से भी डिनोट करते हैं। अब ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे लेते हैं। ओके, अब हम देखेंगे 3 कंडीशन होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, एग्जैक्टली 0 होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो डेल्टा है ये अगर 0 है
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रूट्स, ये जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब एक जैसे रूट्स होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहले बात हमने यहां पे लिखी है, मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, ये एबीसी कोई रियल नंबर्स है जिसमें ए ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो मतलब निगेटिव आया तो रूट्स क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, जिसे हम और कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ये रूट्स इमेजिनरी भी बनते हैं, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था। यहाँ पे देखिए ये जो अंदर की वैल्यू है ये निगेटिव बन गई, ये निगेटिव बन गई, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो लेस देन जीरो हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो हो गया, और इसीलिए हमारे रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी आ गए। समझ में आया? तो डिस्क्रिमिनेंट हमें सबसे पहले ये बताता है कि क्वेश्चन सॉल्व बाद में करो, सबसे पहले चेक कर लो कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, क्योंकि रूट्स के नेचर हम डिस्क्रिमिनेंट्स के ही कारण पता कर सकते हैं, उसके हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अगर डी का वैल्यू निगेटिव आता है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं या इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब जीरो से बड़ा कोई भी नंबर आ गया तो उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो रियल नंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं, मतलब दो रूट्स अलग अलग नंबर्स होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब तीसरी कंडीशन इसमें हम देख सकते हैं कि अगर डी का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाए तो क्या बनेगा, तो रूट बनते हैं रियल एंड इक्वल, मतलब ये जो हमने जो दो रूट अभी लिए थे अल्फा और बीटा, ये दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जब हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स पढ़ेंगे और उस पर कुछ हम सवाल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा बीटा किस तरह से हमें अलग अलग आंसर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है -b/2a, ये हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। ये दोनों भी अल्फा बीटा की ही वैल्यू होती है, किस केस में, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। अब डिस्क्रिमिनेंट ये सब प्रैक्टिस हमने 10th स्टैंडर्ड में की है, इसलिए हम इस वीडियो में उस पर ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। तो ये तीन बातें आपको अभी ध्यान में रखनी है, और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये तीन तो हमें काम में आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये इधर के जो तीन रिजल्ट है ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हम बहुत जल्दी से आंसर भी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर है और ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये अंडर रूट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 36 लेते हैं। अब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यही है, अगर हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमारे रूट्स हमेशा अनइक्वल एंड रैशनल होंगे। ये रैशनल वर्ड आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। रैशनल का मतलब क्या होता है, p/q फॉर्म में रूट हो और ये q जीरो ना हो। इसका मतलब ये जो हमारा दूसरा रूट है वो दूसरा रूट नहीं कहेंगे, वो रैशनल फॉर्म में ये जो रूट होंगे या रैशनल रूट्स होंगे वो किस कंडीशन में बनेंगे, कंपल्सरीली, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं करते, इसलिए ऑटोमेटिकली डी का वैल्यू क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट आनी ही आनी है, क्योंकि अगर डी को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो डी को मतलब डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा। तो इसमें रूट्स होते हैं अनइक्वल एंड रैशनल, ये इसे हम स्टार कर देंगे, 3 स्टार कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे हम बहुत सारे जेईई मेंस के सवाल देख सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, मतलब वही बात है जो पहली केस में था, लेकिन अगर a का वैल्यू 1 है, अब a का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a का वैल्यू अगर 1 बनता है तो उसे हम मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं।
मोनिक, मोनिक का मतलब है मोनो, मोनो मतलब वन। तो अगर वन बन जाए तो हम उसे मोनिक इक्वेशन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय हमें ए का वैल्यू जानबूझ के एक के बराबर करना पड़ता है, उसे वन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 है, b और c बिलोंग्स टू एंड d इज परफेक्ट। अब देखिए d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अलग बात है, इसमें a का कोई कंडीशन नहीं लगा था, लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए d एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है रूट्स हमेशा इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होंगे मतलब वो कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। इंटीजर का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उसी को हम इंटीग्रल रूट्स कहते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही कंडीशन अगर हम यहाँ पे नहीं लगाए और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों भी जगह पे आप देख सकते हो, तो रूट्स अनइक्वल यानी अलग अलग बनेंगे और रैशनल बनेंगे। ओके, और यहीं पे आप देख सकते हैं कि रूट्स आर इंटीग्रल। इंटीग्रल कब बनेंगे? जब a का वैल्यू 1 है और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अब हमें यहाँ पे देखना है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर फिर भी d हमारा पॉजिटिव है और d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखिए नहीं है, ये पहले दोनों भी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि दोनों भी जो रूट्स थे, डी का वैल्यू जो था वो परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर इरैशनल एंड अनइक्वल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमने इस पे थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया है। जब हम सवाल करेंगे तो आप कोई भी एग्जांपल लेके इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये इसी तरह से फॉलो होता है या नहीं। इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो रूट्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। अगर डी का वैल्यू देख लीजिए, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है और ए का वैल्यू 1 है, तो रूट्स क्या बनेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रल बनेंगे। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यू बनेंगे, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नहीं बनेगा। और लास्ट कंडीशन है, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब रूट हमारे इरैशनल बनेंगे। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरैशनल बनेंगे। इस तरह से अभी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीडियो में 2 बार रिपीट करके जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट हमें ज्यादा ध्यान में रखना है, कॉन्जुगेट रूट्स। ओके, अब कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है हमें पता है, किसी भी इरैशनल नंबर में दो इरैशनल नंबर जो होते हैं या सर्ड्स होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। सर्ड जो होते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो जोड़ी में रहते हैं। जैसे अगर हम देख लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कहा है कि द इरैशनल या कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल या रियल नंबर हो तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। इसका मतलब यही है, मान लिया अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा जरूर बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसे हम एक एग्जांपल की तरह देखें, अगर कोई रूट 3 + 2 आयोटा है तो उसका दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 3 - 2 आयोटा बनेगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड टर्म होती है 2 आयोटा, इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो 2 आयोटा होता है, इसके साइन को अगर हम चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस था, अब ये माइनस बन गया, अगर हम आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या बनेंगे? कॉन्जुगेट कहेंगे। 3+ अगर हम यहाँ पे 3 + √2 लेते हैं, 3 + √2 क्या है? इरैशनल नंबर, एक सर्ड है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट 3 - √2 बनेगा। तो सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस करना है। सेकंड टर्म जो होती है इसमें, ये जो सेकंड नंबर होता है नेगेटिव √2 होगा या कोई आयोटा वाली कॉम्प्लेक्स टर्म होगी, इमेजिनरी टर्म होगी, वो हम
उसका साइन चेंज करके लिखते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट पेयर बन जाता है। अब ये जो स्लाइड है इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे या पार्ट 2 में बात करेंगे। तो देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा बनेगा। ऑब्वियस बात है, अभी हमने इसी एग्जांपल में ये देखा था। ठीक है, अब ये 3 नंबर की ये जो डिस्क्रिमिनेंट 1 और 2 वाली कंडीशंस है, ये ए बी सी डी, इसके ये ए और बी में हम देख सकते हैं कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और उसके डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें पता है तो उनके रिलेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। मेक श्योर चैनल इज सब्सक्राइब्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था, लेकिन वो 2 रूट्स में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लिया अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स हमेशा -b/a होती है। तो ये ABC कौन है? ऑब्वियसली कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। इसका प्रूफ कैसा होता है अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। मान ले चलिए हम इसे ब्लैक स्क्रीन पे देखते हैं इसके रूट्स कैसे बनेंगे। देखिए, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर 2 रूट्स के बारे में लिखिए, हमें पता नहीं a का वैल्यू क्या है, 1 है या नहीं, तो इसलिए हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो हम इसे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इस तरह से लिख सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, दोनों भी साइड में डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों भी साइड में क्या करें, a से डिवाइड करें। a से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a। अब इधर से RHS में a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बनेगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बनेगा, प्लस c/a, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब यहां से हम एक काम करेंगे कि माइनस, इसमें से माइनस x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए हमारा काम हो गया। अब हम एक ही काम करेंगे कि LHS और RHS ये दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर किस तरह से करते हो, देखिए यहाँ पे देखिए x की टर्म कौन है, x की टर्म यहाँ पे b/a है, प्लस b/a है, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, सिमिलरली c/a को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। अब वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ये माइनस, अगर हम इसे दे दें, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा -b/a, ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये क्या होता है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये -b क्या है, -b है कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए x का कोएफिशिएंट है b, जिसका हम ऑपोजिट लेते हैं, माइनस लेते हैं बाय b, या कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो क्या है, c/a। c/a का मतलब क्या है, देखिए c/a का मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। इसे हम अल्फा प्लस बीटा वाले जो हमारे जो 2 रूट थे, अल्फा बीटा b² माइनस 4ac वाले, वो जो 2 रूट थे श्रीधराचार्य मेथड के, उसे भी अगर आप ऐड और मल्टीप्लाई करते तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसका एक बहुत इजी प्रूफ है, आप इसे एक बार फिर से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर तो यहीं पे ये यहाँ पे वही लिखा है जिसे हम सम ऑफ द रूट्स कहेंगे s। अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
प्रोडक्ट जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होता है सी बाय ए। तो यह है निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी बाय ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इससे हम कुछ सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं। इवन बहुत पुराने आईआईटी जेईई के एक एग्जाम में, मतलब एडवांस के पेपर में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। अगर आपको ये रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट क्या बताता है कि कोई भी अगर दो रूट्स है उनका डिफरेंस, अब इसमें मॉड क्यों लगाया, हमें पता नहीं अल्फा या बीटा में कौन सा रूट बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो बड़ा या छोटा नंबर पता होना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइंस ऑफ द बोथ नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, और ये होता है मॉड ए, क्योंकि ए का भी वैल्यू हमें पता नहीं। ये डिफरेंस ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको रिलेशन बिटवीन द रूट्स भी पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो अभी तक हमने जितनी थ्योरी कवर करनी थी यहाँ पे कर ली है। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर है तो इस वीडियो के इस सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, या आप पहले थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज करना है। हमें कुछ सवाल यहाँ पे करने हैं, ये सवाल हम करेंगे, और इस सवाल में जो जेईई या सीईटी में मेंस के लेवल में जो सवाल आते हैं उस तरह के सवाल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। इसमें हम कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे, और जब पूरा लेसन खत्म होगा तो हम इसमें 2020 से 22 तक जितने भी इस लेसन से पीवाईक्यू आए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस। ओके, तो सबसे पहले एक सवाल आपके स्क्रीन पर सामने है। आई होप ये सवाल आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, हम इस सवाल को थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए अब ये सवाल आपके स्क्रीन पे सामने है। सवाल क्या कहता है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन, अब ये इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इक्वेशन हम लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल 0 इज 4, इसका एक रूट 4 है। अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट का मतलब क्या है, वो एक्स की ऐसी वैल्यू होगा वहां पे हम रखेंगे तो वो इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। तो इसी को हमने रूट ऑफ द इक्वेशन कहा है। एक मिनट, चलिए अब यहाँ पे सवाल अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज 0 इज इक्वल टू 0 इज 4, while the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0 are same, then the value of q will be। देखिए ये AIEEE 2004 का सवाल है, मतलब ये आज के जेईई मेंस का ही सवाल है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये जो, अगर ये जो दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिखते हैं, इसमें एक इक्वेशन का एक रूट 4 है, तो ये जो दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर सेम है तो Q का वैल्यू क्या बनेगा। चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, करके देखा है। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले क्या कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट 4 है, वन रूट इज 4। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो इसका एक रूट अगर 4 है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट x इक्वल्स 4 इन गिवन इक्वेशन, इसमें हम रख देंगे तो ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल 0। इससे हमें p का वैल्यू मिलेगा जो हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसी के बेस पे ये सवाल हमने बनाया है। अब देखिए 16, ये 4 का स्क्वायर बन गया, ये बनेगा 4p प्लस 12, यहाँ से हमें p का वैल्यू मिलेगा 16 और 12 28 बनता है, तो ये बनेगा 4p प्लस 28। अब 4p बनेगा यहाँ पे निगेटिव 28, ऑब्वियसली p का वैल्यू बनेगा निगेटिव 7। अगर हमें p का वैल्यू निगेटिव 7 मिल जाता है तो दोस्तों देख लीजिए कि हमें सेकंड इक्वेशन में उस वैल्यू को रखना है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे p का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया है,
तो वो इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल 0। तो ये प्लस माइनस 7x बनेगा प्लस क्यू इक्वल 0। अभी हमारा इक्वेशन बन गया है, नया इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन बना है, ये जो दूसरा इक्वेशन बना है उसके रूट सेम है। अभी हमने देखा था कि रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं? हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं। रूट्स इक्वल तभी बनेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपकी थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर है तभी ये सवाल आप ट्राई करें। आई होप आपने ये करके देख लिया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसके रूट इक्वल है तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 बनेगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब कौन है? बी है -7, तो -7 स्क्वायर 4 इंटू ए है यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू सी का वैल्यू है क्यू। हमें क्यू ही निकालना है। देखिए हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे आ गया, क्योंकि -7 का स्क्वायर बनेगा 49 माइनस 4q इक्वल 0। ओके, तो ये बनेगा 49 इक्वल्स 4q और q बनेगा 49/4। इतना इजी सवाल यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए और आपको पता चले कि जेईई मेंस में या सीईटी लेवल में इसी तरह के सवाल आते हैं। और मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सवाल होते हैं वो नेचर ऑफ रूट्स पे ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार इसे जरूर देख लें। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब सवाल क्या कहता है? द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 4 इक्वल्स 0। अब इसे एक बार ट्राई कीजिए। मॉड x है, आई होप आपको मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता होगा। हमने इसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये सवाल हमसे यही कहता है कि इसके रियल रूट्स हमें बताने हैं। मतलब क्या है कि इसके रूट जो होंगे वो अनरियल भी हो सकते हैं तो और रियल भी हो सकते हैं। अगर हमें रियल रूट्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अब इसे हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो मॉड x है, मॉड x मतलब एक कौन सा एक नंबर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके, और हमें ये पता है कि x का वैल्यू कुछ भी बने प्लस या माइनस, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करेगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले हम ये काम करते हैं कि लेट x इज नेगेटिव, या x को हम चलिए पॉजिटिव मानते हैं। अगर हमारा कोई x पॉजिटिव नंबर हो, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, x अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मॉड ऑब्वियसली पॉजिटिव से ही खुलेगा। ओके, तो ये जो x है वो पॉजिटिव x के ही तौर पे खुलेगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 5x को स्प्लिट करो प्लस 4 आने की तरह, तो ये बनेगा x स्क्वायर 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। x कॉमन निकालिए, x प्लस 4, यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 4, तो ये बनेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -4 और -1। अब हमें मॉड x क्या मिलेगा? मॉड ऑफ -4 सॉरी x का वैल्यू अगर हमें -4 मिलता है, मतलब हमारा ये जो मॉड x है इसमें हम देख सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे बनेंगे। अब देखिए x का वैल्यू -4 और -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारा x निगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे? इस मॉड को x को निगेटिव से ओपन करेंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पे 4 के फैक्टर 5 लाने हैं और प्लस आना है, तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो कि x का वैल्यू बनेगा यहाँ पे x माइनस 4
और यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज 0 और x माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे x बनेगा +4 और x बनेगा +1। अब देखिए इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया तो x के वैल्यू ये दो मिले और 2 को सॉल्व किया तो ये दो वैल्यू मिले, क्योंकि हमने दो केसेस रखी थी, x पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है और x निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है। अगर आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हो तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप -1 रखते हो तो यहाँ पे ये -1 बनेगा, तो ये -1 का मॉड +1 बनेगा और ये -1 का स्क्वायर प्लस देखिए +1 बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हो तो इक्वेशन कैसा सॉल्व होगा, -1 का स्क्वायर +5 मॉड ऑफ -1 +4, अब ये बनेगा 1 और ये बनेगा -5 +4। अब इसे आप सॉल्व करके देखिए, ये 0 बन सकता है। और यहाँ पे देखिए लेकिन ये मॉड है, मॉड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए हम इस सवाल में ये दोनों भी रूट्स हमें नहीं लेने हैं, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम कुछ सवाल कल के वीडियो में भी करेंगे जिसमें हम और कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे, जेई मेंस के भी सवाल देखेंगे। ये पहला वीडियो था जिसमें हमने थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा कवर की, कल के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम रिमेनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इसे लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल आप आगे ले जाइए, यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मिलेंगे, टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।